नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मुमताज खान, हाजिर इस वक्त 24 की खबर लेकर आपके दरमियान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 16 अक्टूबर को मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार शुरू कर दिया है। 2 दिनों के दौरे पर आइजोल पहुंचे राहुल गांधी ने शहर में एक विशाल पदयात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस समर्थकों और जनता ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी को सड़क के दोनों तरफ खड़ी जनता से हाथ मिलाते हुए और उनसे मिलने आए लोगों से बातचीत करते हुए भी देखा गया। इस पद यात्रा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी शाम को छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया और मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ महीने पहले मैं मणिपुर गया था। मणिपुर के विचार को बीजेपी ने खत्म कर दिया है। अब वो एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य हो गए। लोगों की हत्या कर दी गई और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन प्रधानमंत्री को वहां जाना महत्वपूर्ण नहीं लगता। यानी मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकारी अफसरों और फौजियों को प्रचार में लगाना ठीक नहीं है। मोदी सरकार ने आदेश दिया है कि संयुक्त सचिव, उप निदेशक, उप सचिव जो भी अफसर जिले में होंगे वो रथ प्रभारी बनेंगे। मैंने पहली बार देखा कि किसी कार्यक्रम के लिए अफसरों का इस्तेमाल हो रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं, इसलिए इस संबंध में मैंने पत्र लिखा है। एक तो मोदी जी हमेशा प्रचार में ही तल्लीन रहते हैं और जब उनके खिलाफ देश में एक माहौल बन रहा है, कुछ ना कुछ नया एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। तो उसमें से ये एक उन्होंने निकाला था, हमने उसको जवाब भेजा है। सरकारी अफसरों को, फौजियों को प्रचार में लगाना या प्रचार अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, अखिलेश यादव कांग्रेस को अब समझे हैं, हम तो पहले से ही कांग्रेस को समझते हैं। कभी अखिलेश यादव समझेंगे, कभी नीतीश कुमार समझेंगे, फिर लालू यादव समझेंगे, लेकिन देश पहले ही समझ चुका है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन में कई बयानों को लेकर कई तरह की सरगर्मियां तेज थी। इसी को लेकर उनका बयान सामने जी कांग्रेस को अब समझे हैं। हम लोग तो कांग्रेस को बहुत पहले से समझ रहे हैं, जिसके कारण देश का बंटवारा हो गया, जिसके कारण देश में गरीबी बढ़ी और जिसके कारण देश में हमेशा कहीं न कहीं नफरत का माहौल रहा। देश की शांति, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की समृद्धि और लोगों के विकास से जिस कांग्रेस को कोई मतलब नहीं रहा, जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हमेशा करती रही, उस कांग्रेस को तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा समझती रही है। अभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया है, मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने पूर्व से पिछड़े वर्ग का विरोध किया है और आज वो पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले वो अपने गिरबान में झांके, शायद अखिलेश यादव को भी देर से ही सही जागरूकता पैदा हो गई है और शायद अखिलेश जी को भी देर हुई, पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है और जो अहंकार कांग्रेस में है, जो दूसरे नेताओं के बारे में ऐसी बात करते हैं। अब समय आ चुका है, 17 नवंबर में मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। जो भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, जो वादा आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आज देश में चारों तरफ असत्य ही असत्य है। मैं कामना करता हूं कि सत्य की जीत हो। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित करने पर आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा है। इस बयान में उन्होंने चारों तरफ सिर्फ झूठ होने की बात कही है। लालू यादव ने कहा कि सच का सामने आना जरूरी है, लेकिन आज चारों तरफ असत्य ही असत्य है। से उसका पराजय हुआ। आज देश में चारों तरफ असत्य असत्य ही है।
इसलिए सत्य का जीत हो, ये हमारी शुभकामना है। यही मैं शुभकामना देता हूँ सारे संपूर्ण भारतवासियों को। 2024 में आपकी जीत होगी बिहार और देश में। तो जीत होगी, चलो सत्य से उसका पराजय हुआ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों पर जोर शोर से फोकस कर रही हैं। वहीं चुनाव को लेकर कई नेताओं के लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस बार बीजेपी की जीत हो। भारतीय जनता पार्टी की 2 को छोड़कर सभी प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और सभी अच्छे प्रत्याशी है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम पर लग गए हैं। थोड़ी बहुत मत भिन्नता रहती है क्योंकि एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस भी दावा कर रही है। कांग्रेस भी दावा कर रही है क्या? वो दावा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम लोगों ने जो किया है उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश चुनाव पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, भाजपा की सूची जारी हो गई है, सभी अच्छे प्रत्याशी हैं, सभी अपने काम पर लग गए हैं। थोड़ा बहुत मतभेद होता है क्योंकि एक जगह से कई लोग टिकट की मांग करते हैं, लेकिन सभी हालात नियंत्रण में है और भाजपा सरकार बनाएगी। कांग्रेस दावा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हमने काम किया है, उसके आधार पर हम जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। जनता पार्टी की 2 को छोड़कर सभी प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और सभी अच्छे प्रत्याशी है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम पर लग गए हैं। थोड़ी बहुत मत भिन्नता रहती है क्योंकि एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस भी दावा कर रही है। कांग्रेस भी दावा कर रही है क्या? वो दावा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम लोगों ने जो किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम सिर्फ वादे नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने मोहब्बत नहीं झूठ की दुकान खोली है। मैं उनसे पूछता हूं कि वो महा झूठ पत्र तो ले आए, पर पहले वचन पत्र का क्या हुआ? यहाँ कांग्रेस के हो गई है कमलनाथ की कांग्रेस। वो ही सर्वे करा रहे हैं, वही टिकट बांट रहे हैं। टिकट्स में गड़बड़ हो तो कहते हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। काम कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। कांग्रेस तो रोज झूठे वादे करती है। उनने मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल के रखी है। रोज झूठ परोसो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये महा झूठ पत्र तो दूसरा ले आए, पहले वचन पत्र का क्या हुआ? अगर किसानों का ही देख लें तो कांग्रेस ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, सबका कर्ज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश को देश के 3 प्रमुख राज्यों की अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए हम सब कार्यकर्ता 26 दिन और रात काम में जुटेंगे और भारतीय जनता पार्टी की महाविजय जनता के समर्थन और आशीर्वाद से सुनिश्चित करेंगे। मैं भी काम में जुट गया हूं और कार्यकर्ता साथी भी, हमारा बाकी नेतृत्व भी काम में जुट रहा है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में बीडी शर्मा जी और उनकी पूरी टीम। सिवनी में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, मैं आपका पड़ोसी हूं, पर आपने मेरा लाभ नहीं उठाया। 34 साल से कांग्रेस का उम्मीदवार यहां नहीं जीता है। मेरी भी इच्छा है कि मैं सिवनी को छिंदवाड़ा बनाऊं। मैं सालों तक ये कहता रहा, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। मैं आपका पड़ोसी और आपने लाभ नहीं उठाया। मेरा आपने लाभ नहीं उठाया और 34 साल से
कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ नहीं जीता। 18 साल कोई काम नहीं हुआ। नौजवानों समझ लीजिए ये बात, इसलिए मुझे दुख होता है। आप कहते हैं सिवनी का करो, छिंदवाड़ा से तुलना करते हैं, पर ये याद रखिएगा छिंदवाड़ा के सभी विधायक कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के नगर निगम, वहां के नगर निगम का महापौर कांग्रेस का है। चुनावी सरगर्मियों के बीच सपा नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव फिरोजाबाद के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरने के साथ ही आजम खान को जेल भेजे जाने पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को परेशान कर रही है। रामगोपाल यादव के अनुसार बीजेपी का क्राइटेरिया ही मुसलमानों को परेशान करने का है। अन्याय हो रहा है। कभी ऐसा होता है, मान लीजिए जिसमें सजा हुई है उसमें अगर सर्टिफिकेट बेटे ने लगाया था तो माँ बाप को दोषी ठहराया जा सकता है। कभी ऐसा नहीं हुआ। अब दिक्कत ये है कि इस देश में तो खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी नाम मुस्लिम आता है तो कैसे उसे परेशान किया जाए, कैसे दंडित किया जाए, सिर्फ यही क्राइटेरिया रह गया है। राजस्थान बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं की आपसी फूट और गुटबाजी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है, तो चुनाव का वक्त है। ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और इसी को लेकर बयानबाजियों का दौर भी लगातार तेज हो गया है। अब अरुण सिंह का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपसी गुटबाजी के चलते लगातार पिछड़ रही है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस राजस्थान में लगातार पिछड़ रही है और इसलिए सूची में भी पिछड़ी है। हमारी 2 सूची आने के बाद कांग्रेस की सूची आई है। कांग्रेस में आपसी घमासान बहुत अधिक है और 5 साल केवल लड़ाई करने का काम किया है। राजस्थान की जनता त्रस्त है और यह मान के चलिए कांग्रेस की विदाई भी तय है, ऐतिहासिक विदाई तय है कि वो 20-25 साल तक कांग्रेस। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी दलों ने अपने सिपाहियों को चुनावी रण में उतारना शुरू कर दिया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने रविवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 119 विधानसभा सीटों वाले राज्य में पार्टी ने पहली लिस्ट में 52 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। इसमें 3 सांसदों को भी टिकट दिया गया है, जबकि 12 महिलाओं को टिकट मिला है। पहली लिस्ट के मुताबिक तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार को पार्टी ने करीमनगर सीट से उम्मीदवार बनाया। 2 अन्य सांसदों में पार्टी ने कोटला सीट से सांसद धर्मपुरी अरविंद को टिकट दिया है, जबकि बोध सीट से सोयम बापू राव को उम्मीदवार बनाया गया है। ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व सीट रही है। तो बीजेपी ने तेलंगाना चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। इधर कांग्रेस ने मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने आइजॉल पूर्व वन निर्वाचन क्षेत्र से लाल सांगलूरा रावते को मैदान में उतारा है, जो वर्तमान में मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जोरमथांगा के पास है। उम्मीदवारों की लिस्ट ऐसे वक्त पर सामने आई है जब चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मिजोरम पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के लिए जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ललसावता का नाम भी शामिल है। पार्टी की तरफ से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार ललसावता को आइजॉल पश्चिम 3 विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। आइजॉल पूर्व 1 से ललसंगलरा रातले, आइजॉल पश्चिम 1 से आर ललिया बकथांगा और पलाक से IP जूनियर को उम्मीदवार बनाया गया है। और आगे बढ़ते बता दें आपको कि घोषणा पत्र के सवाल पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उनका कहना है कि विपक्ष के लोग पहले तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा ने एक बार भी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं कही
बस इतना कहा कि उल्टा लटका देंगे। धमकी वाली बात गली मोहल्ले में दादा लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या करेंगे ये नहीं बताया। भाजपा की नीयत यह है कि सरकार में आ जाए और छत्तीसगढ़ की सारी खदान और फैक्ट्रियों को अडानी को सौंप दें। ये तो जब हम विपक्ष में थे तो विपक्ष के लोग पहले तैयारी करते हैं, पहले हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी एक बात भी छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने नहीं कही, केवल इतना कहा कि उल्टा लटका देंगे। और महाघोटालेबाज के वो नामांकन में गए थे, लटकाना तो उसको था, वो कर नहीं रहे हैं और उल्टा लटका के सीधा कर देंगे बोलते हैं। तो ये धमकी वाली बात जो गली सराय काले खां में आईटी और यमुना पहाड़ की तरफ से आश्रम आने वाले मार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन कर दिया। फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी भी मौजूद थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज से सराय काले खां फ्लाईओवर एक्सटेंशन शुरू हो जाने से लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तेजी से विकास कार्यों पर जोर दे रही है। आज सराय काले खां के इस टी जंक्शन के ऊपर एक और फ्लाईओवर बनके तैयार हुआ है। 3 लेन फ्लाईओवर है। एक और विंग फ्लाईओवर का एक पहले एक साइड का बना था। इससे अब ये पूरा क्षेत्र जो है, केवल इसको ना लिया जाए, पूरा क्षेत्र जाम मुक्त हो गया है। एक हमने आश्रम अंडरपास बनाया, एक आश्रम फ्लाईओवर का एक्सटेंशन बनाया। हमें पता है कैसे आश्रम के ऊपर पहले आधा घंटे का एक जंक्शन पे आधा घंटा। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत आयोजित रोजगार मेले में कहा कि शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि है और आज 40,000 युवा मिशन रोजगार के तहत रोजगार प्राप्त करेंगे और लगभग 600 करोड़ से ज्यादा का ऋण भी प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इन योजनाओं का कितना लाभ मिलता है। आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और महाअष्टमी की तिथि में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर 40,000 युवा मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करेंगे और लगभग 650 भिवानी पहुंचे पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने इंडिया गठबंधन पर चुटकी लेते हुए हरियाणा के लिए पंजाब के सीएम से स्वाइल के पानी की मांग की। साथ ही खुद के सीएम बनने के सपने का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन इशारों ही इशारों में रामविलास शर्मा ने कई संकेत और उदाहरण पेश किए कि आज 26 हो जाते हैं, कभी 28 हो जाते हैं। 9 साल में नरेंद्र भाई मोदी के काम पर, नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर 2024 का हो गया मुहूर्त है। नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरत है। 26 हैं, 28 हैं, कुछ जेल जाके आए हैं, कुछ जेल जाने वाले हैं, कुछ बेल पर हैं। ना इनके पास कोई एक झंडा है, ना उस झंडे में कोई डंडा है, ना उनके पास कोई। हिमाचल बीजेपी के प्रवक्ता चेतन बरागटा ने सुक्खू सरकार को निशाने पर लिया। चेतन बरागटा ने कहा कि सिर्फ 0.9% के वोट मार्जिन से सत्ता पर उतरने वाली कांग्रेस सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई। जिस वर्ग ने इस वोट प्रतिशत को बढ़ाने का काम किया था, वही श्रेणी आज खुद को ठगा सा महसूस कर रही। ठग है कांग्रेस पार्टी, ठग है कांग्रेस पार्टी की सरकार और ठग है कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व। 2022 के विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश की भोली वाली जनता को कांग्रेस पार्टी ने ठगा। उन्होंने ठगा जब उन्होंने कहा कि 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपया प्रति माह कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ठगा बेरोजगार युवाओं को जब उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में वो 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और पूरे 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने ठगा प्रदेश के बागवानों को जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बागवान तय करेंगे अपने सेबों की कीमत।
प्रदेश सरकार की तरफ से पुलिस में कार्यरत पुलिस जवानों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के मकसद से केलांग के नए पुलिस लाइन में रेस्ट हाउस का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण स्थानीय विधायक रवि ठाकुर ने किया। इस मौके पर रवि ठाकुर ने पुलिस महकमे को बधाई देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की बेहतरी के लिए पहले दिन से ही कार्य कर रही है। इस कड़ी में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में कार्य करने वाले पुलिस जवानों और अधिकारियों के सुविधा के लिए रेस्ट हाउस का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण किया गया। परसों के अंदर कांग्रेस सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में, और हमारे लाहौल स्पीति में काफ़ी ज़्यादा हमने कार्य किया और प्रयत्नशील रहे हैं, प्रगति बहुत ज़्यादा करी है। चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे हमारा ये राजस्व विभाग है, जैसे अभी न्यूट्रिशन हमारी 30/31 की डेट दी है, उसमें सारी हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट बहुत पहली बार होती है। अभी पीछे त्रासदी हुई पूरे हिमाचल में हुई। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने सीएम भगवंत मान से हरियाणा के लिए एसवाइएल के पानी की मांग की और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहल की सराहना करते हुए कहा कि एसवाइएल के लिए हरियाणा के सभी दलों को एक होकर आवाज उठानी चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने एसवाइएल के मामले पर सुर्खियां बटोरने के बाद की। हम पीछे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया था। मैंने भी चंडीगढ़ की प्रेस में कहा था कि हमको राजनीतिक बात को पीछे रख के हरियाणा के खेतों में फसल लहलाएगी, दक्षिणी हरियाणा हो, जीटी रोड का इलाका हो, यहां का किसान खुशहाल होगा तो सभी राजनीतिक दल चलेंगे। और मैं कांग्रेस के मित्रों से, इनेलो के मित्रों से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर पंजाब सरकार को नोटिस दिया गया है। 8 नवंबर को एनजीटी इस मामले की सुनवाई करेगा। पराली जलाने के मामलों में 50% कमी का लक्ष्य। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण पराली जलाने पर चिंता व्यक्त करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पंजाब के मुख्य सचिव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के सदस्य सचिव को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को निर्धारित की गई है। वहीं पीपीसीबी ने पराली जलाने के मामलों में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्दियों के आसपास पंजाब में पराली जलाना दिल्ली और आसपास एनसीआर में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है और अब इसी के चलते पंजाब सरकार को नोटिस दिया गया है। 8 नवंबर को एनजीटी इस मामले की सुनवाई करेगा। बता दें आपको कि दिल्ली में पराली जलाने के चलते प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के चुनाव को लेकर हरियाणा के नेताओं ने भी कमर कस ली है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भी इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि राजस्थान में बीजेपी की जीत होगी। दरअसल इससे पहले भी हरियाणा बीजेपी के कई नेता राजस्थान में जीत का दावा ठोक चुके हैं। इस दौरान रामविलास शर्मा ने भूपेंद्र हुड्डा को भी आड़े हाथों लिया और 4 डिप्टी सीएम वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि कौन सीएम बनेगा यह हरियाणा की जनता तय करेगी। अब वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े राजी हुए ब्राह्मणों पर, बोले इनका डिप्टी सीएम एक ब्राह्मण को बनाएंगे। मैंने कहा हुड्डा साहब आपका कांडा हमने 10 जनवरी 2019 को जींद में काटा था। क्यों मैं इंद्रवेश काटा था कि नहीं? तेरी कलम ने लिखा था कि नहीं लिखा? कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये हरियाणा की महान जनता तय करती है ना। मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में बेहतर चुनाव प्रबंधन के उद्देश्य से अन्य राज्यों से भी अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। इसके तहत उत्तराखंड से कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग जनपदों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही पार्टी आलाकमान की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी देश भर में विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रदेशों से
चुनावी राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भेजा जाता है। और हमारे उत्तराखंड से राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेतागणों की पहले से ही उनको जिलों की जिम्मेदारियां वहाँ दी गई हैं। इसी के साथ 24 की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत।